हेलो दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए जो सीरीज़ हमने शुरू की थी, ये उस सीरीज़ का 10वां वीडियो है। इसके पहले इसके 9 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को भी देखना चाहते हैं तो उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि इस सीरीज़ के माध्यम से हर दिन आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। हर वीडियो में हम लगभग 20 से 25 प्रश्नों को देखते हैं और जिस टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं या जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको डिटेल में भी हम कवर करते हैं। इसके अलावा इस सीरीज़ के माध्यम से आपको जितने भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं वह सभी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं और 2024 में जो भी एग्ज़ाम रेलवे और एसएससी ने कंडक्ट करवाए हैं उनमें पूछे गए सभी प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर लेते हैं तो जीएस में निश्चित तौर पर एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे और सिलेक्शन ले पाएंगे। हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग डैश है। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन से प्रकार की पाई जाती है। तो इनमें से भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है कछारी मिट्टी, या इसे ही जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कछारी मिट्टी। भारत में सबसे अधिक कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और सबसे कम किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसे आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ट्रिक है जल कल। जा से आपको याद रखना है जलोढ़ मिट्टी, या इसे ही कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, अभी हमने देखा था। इसके बाद ला से आपको याद रखना है लाल मिट्टी, का से आपको याद रखना है काली मिट्टी और ला से याद रखना है लैटेराइट मिट्टी। कई बार आपको क्रम से लगाने के लिए दे दिया जाता है, तो ये पूरा क्रम आपको याद रखना है। इस ट्रिक को अगर आप याद कर लेंगे तो आप बड़ी आसानी से इन्हें क्रम में लगा लेंगे। दूसरा प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से बायोस्फीयर रिजर्व और उससे संबंधित राज्य के गलत युग्म को पहचानिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी नोकरेक मिजोरम में स्थित नहीं है। हमारे देश में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व वर्तमान में स्थित हैं और इन सभी बायोस्फीयर रिजर्व्स को हमने मैप के माध्यम से पहले ही एक वीडियो में कवर किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को देख रखा है तो आप बड़ी आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो हम एक बार फिर से सभी के सभी बायोस्फीयर रिजर्व्स को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न मैंने अपने आप से तैयार नहीं किए हैं। ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, मैंने वहीं से इनको कॉपी किया है। तो देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम में बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको सभी 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व याद रखने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी नोकरेक मेघालय में स्थित है, मिजोरम में स्थित नहीं है। इसके अलावा डिब्रू सेखोवा हमने देखा था असम में स्थित है, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में स्थित है और पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। ये सभी विकल्प सुमेलित हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उनमें से जो भी इम्पॉर्टेंट हैं उनको हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो आइए देख लेते हैं। शीत मरुस्थल है हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी है उत्तराखंड में, कच्छ का रण है गुजरात में, पंचमढ़ी और पन्ना है मध्य प्रदेश में, अगस्त्य मलाई है केरल में, मन्नार की खाड़ी है तमिलनाडु में, नीलगिरी है कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर में, शेषाचलम है आंध्र प्रदेश में, सिमलीपाल है उड़ीसा में, सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में, नोकरेक है मेघालय में और देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। ये सभी आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इससे पहले भी हमने इसे एक वीडियो में कवर किया था, आपको याद होगा अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर से यहाँ पर इन सभी को याद कर लीजिए ठीक से। तीसरा प्रश्न है, यदि न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति पद ग्रहण किए हुए है लेकिन उस पद को ग्रहण करने का हकदार नहीं है, तो वह डैश 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 रिट जारी करता है और उस व्यक्ति को पदाधिकारी के रूप में कार्य करने से प्रतिबंधित करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अधिकार प्रेक्षा यानी ऑप्शन नंबर 3। आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास रिट जारी करने की शक्तियां हैं।
सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय रिट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। यहाँ पर ये गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर है आर्टिकल 226। तो आपको याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय रिट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। ये दोनों ही 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। पहली है परमादेश, दूसरी है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तीसरी है अधिकार प्रेच्छा जो अभी हमने देखा था, चौथी है प्रतिषेध और पांचवी है उत्प्रेषण। इन सभी के अर्थ भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो परमादेश में सर्वोच्च न्यायालय सार्वजनिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन के लिए आदेश देता है, इसे ही परमादेश कहा जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है किसी बंदी बनाए गए व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय कहता है, इसे ही बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। अधिकार प्रेच्छा अभी हमने देखा कि अगर कोई व्यक्ति किसी पद के योग्य नहीं है और वह उस पद को धारण कर लेता है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उससे पूछते हैं कि आपने किस अधिकार से इस पद को ग्रहण किया है। अगली रिट जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है वह है प्रतिषेध। इसमें सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय निचली अदालतों को या अधीनस्थ न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने से रोकते हैं, इसे ही प्रतिषेध कहा जाता है। इसके अलावा अगली रिट है उत्प्रेषण। इसमें अगर किसी मामले की सुनवाई किसी निचली अदालत या अधीनस्थ न्यायालय में हो रही होती है और वह निचली अदालत या अधीनस्थ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला होता है तो उसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपने पास मंगा लिया जाता है, इसे उत्प्रेषण कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बार आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। चौथा प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से किस वर्ष की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो इनमें से सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया था सन 1901 की जनगणना में, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। और इस जनगणना में लिंगानुपात 972 था, यानी 1000 पुरुषों में कुल 972 महिलाएं थीं। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होने हेतु न्यूनतम निवास अवधि कितनी होनी चाहिए? इस प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है कि किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को कितने वर्ष न्यूनतम भारत में रहना होगा अगर वह भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यानी 7 वर्ष। अगर भारतीय मूल का कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे कम से कम 7 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यानी 7 वर्ष। नागरिकता का जिक्र संविधान के भाग 2 में और आर्टिकल 5 से 11 तक में किया गया है। नागरिकता से संबंधित जितने भी कानून बनाने का कार्य है वह संसद करती है और अगर किसी की नागरिकता छीननी है तो वह छीनने का काम भी संसद के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। छठवां प्रश्न है, पेरिस 2024 ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश की टीम को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में स्पेन की टीम को हरा करके कांस्य पदक जीता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी स्पेन। सातवां प्रश्न है, एल नीनो एक संकीर्ण गर्म धारा है जो कभी कभी डैश के तट पर उत्पन्न होती है। तो इनमें से एल नीनो पेरू के तट पर उत्पन्न होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। आपसे एल नीनो पूछा जाए या ला नीना पूछा जाए, दोनों ही जलधाराएं पेरू के तट पर उत्पन्न होती हैं, आपको याद रखना है। आठवां प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितने राज्यों की जनसंख्या 10 लाख से कम दर्ज हुई थी? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सिक्किम राज्य की जनसंख्या 10 लाख से कम थी। सिक्किम की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 6 लाख के आसपास थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी एक राज्य की जनसंख्या 10 लाख से कम थी भारत की जनगणना 2011 के अनुसार। नौवां प्रश्न है, डोलू कुनिथा डैश राज्य के लोक नृत्य का एक उदाहरण है। तो इनमें से कर्नाटक में डोलू कुनिथा लोक नृत्य किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1।
कर्नाटक में यक्षगान और डोलू कुनिथा लोक नृत्य किए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में नट पूजा और बाउल, छत्तीसगढ़ में पांडवानी, असम में बिहू और सत्रिया लोक नृत्य किए जाते हैं। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। 10वां प्रश्न है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र डैश स्थापित किया गया है। इसके पहले भी हमने एक वीडियो में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को याद किया था। मैंने आपको 5 या 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्र करवाए थे और आपसे कहा था कि यही परमाणु ऊर्जा संयंत्र बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनको ठीक से याद कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी वहीं से आपसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछा गया है जो मैंने आपको करवाए थे। तो अगर आपने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को देख लीजिए। अगर ये सभी वीडियो आप एक बार कवर कर लेंगे तो यहाँ से ही आपके परीक्षाओं में सारे के सारे प्रश्न फंस जाएंगे, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी तमिलनाडु। इसके अलावा महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है और गुजरात में काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। 11वां प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एजेंसी है। तो इनमें से भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एजेंसी का नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 और वर्तमान में इसका नाम बदल करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया गया है, यह बात भी आपको याद रखनी है। 12वां प्रश्न है, अखिल भारतीय लीग जिसे मुस्लिम लीग भी कहा जाता है की स्थापना कब हुई थी। तो अखिल भारतीय लीग या मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में बांग्लादेश के ढाका में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी 1906। इसके अलावा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 को, यह अभी हमने देखा। ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय स्थित है और इसकी स्थापना की थी नवाब सलीमुल्लाह खान, नवाब मोहसिन उल मुल्क और आगा खान ने। और इसके प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछे जाएं तो आगा खान इस लीग के पहले अध्यक्ष बने थे। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता की नीति स्वीकार की जाती है। तो चीन में एकल नागरिकता पाई जाती है, भारत में एकल नागरिकता है, यूके में भी एकल नागरिकता पाई जाती है, लेकिन अमेरिका यानी यूएसए में दोहरी नागरिकता की नीति को स्वीकार किया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। 14वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण के पास निश्चित परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करने की शक्ति होती है। अभी इससे पहले हमने देखा था भारत में नागरिकता प्रदान करने या समाप्त करने का कार्य संसद या केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी केंद्र सरकार। 15वां प्रश्न है, डायनेमो परिवर्तित करता है। तो बताइए डायनेमो यानी जनरेटर कौन सा काम करता है। तो इनमें से डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2।